सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वायरल डिजीज की। ठीक है, वायरल डिजीज बोले तो जीवाणु जनित रोग। इससे पहले के क्लास में हमने डिजीज की शुरुआत की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी हमने बैक्टीरियल डिजीज को देखा, यानी विषाणु जनित रोगों को देखा। अब बारी है उसी श्रृंखला में वायरल डिजीज की, यानी इस कड़ी में, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने बात करी थी, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और वर्म्स, उस कड़ी में ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग वायरल डिजीज को पढ़ने के पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम वायरल डिजीज का रुख करते हैं। ठीक है, तो वायरस को हमको पहले समझना है कि व्हाट आर वायरसेस। ठीक है, वायरसेस किसको कहते हैं? हमने पिछले क्लास में देखा विषाणु किसे कहते हैं। ठीक है, बोले तो जीवाणु किसे कहते हैं। नाउ वी विल लुक व्हाट आर वायरस। वायरस को हम लोग हिंदी में इसे हम लोग विषाणु कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड विषाणु। ठीक है, ठीक है। वायरस को समझने के पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी कुछ खूबियां होती है, इसे हम लोग जान लेते हैं कि वायरस किसको होता है। वायरस जो होता है बेसिकली किसी भी, मतलब जब तक ये बॉडी के बाहर रहता है, सपोज ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, जब तक ये बॉडी के बाहर है ये निर्जीव की तरह कार्य करता है, यानी नॉन लिविंग की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी। लेकिन वो जैसे ही बॉडी के अंदर आता है, इट्स एक्चुअली लाइक ए लिविंग। ठीक है, यानी इट इज कॉल्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक। ये एक माध्यम का काम करता है, ये एक जोड़ का काम करता है बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। दूसरा, इसका जो बीमारी फैलाने का इसका जो तरीका है, ये बैक्टीरिया से अलग होता है। हालांकि दोनों का कार्य है आपको बीमार करना, लेकिन इनका जो रास्ता है, इनका जो तरीका है, ये दूसरा होता है। ये क्या करते हैं कि होस्ट सेल में जाकर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपने बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, होस्ट, सपोज ये आपका होस्ट सेल है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ये वायरस आया, और इसके बाद क्या करेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी बहुत सारे वायरसेस को वहां पर वो फैलाता है। ठीक है, यानी रेप्लिकेट या फिर कॉपी themselves inside host cell। बैक्टीरिया क्या करता था, वो जाकर अपने सेल वाल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता था। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अपने आप को पूरा ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा, इसमें दो तरह के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। एक तो आपका डीएनए होता है, ठीक है, डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा हमारा आरएनए होता है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये बेसिकली ये विरियोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि डीएनए किस प्रोटीन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड विरियोन प्रोटीन। ठीक है, और आरएनए, इसमें क्या होता है, इसमें शुगर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये जो वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, ये जो वायरस जो होता है, ये स्पाइक प्रोटीन, इसमें मतलब इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी पाया जाता है। सपोज ये जो वायरस का एक रफ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं, वायरस का स्ट्रक्चर लाइक दैट होता है। लाइक दैट होता है, और ये हमारा स्पाइक प्रोटीन होता है। तो ये हमारा हो गया वायरस का मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर जान लिया आपने। और इसका जो साइज जो होता है, ये बैक्टीरिया से साइज की हम लोग बात करें, यानी इसका जो, वो भी इसका बैक्टीरिया से काफी छोटा ये होता है। और ये जो साइज जो होता है इसका लगभग 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के रेंज में होता है।
तो ये कुछ कुछ खासियतें हैं, जैसे वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। अपने आप को मतलब अपनी काफ़ी सारी प्रतियां या कॉपियां बनाता है उस सेल के अंदर। इसमें 2 जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, इसलिए देखिएगा कोई कोई वायरस डीएनए वायरस होते हैं, कोई आरएनए वायरस होता है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन का बना होता है, इसकी साइज बैक्टीरिया से काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब ये जो वायरस है, इसको खोजने वाले कौन थे, इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो डैट इज इवानोस्की, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले थे, डिस्कवरी की गई थी इवानोस्की के द्वारा, इवानोस्की। और इन्होंने किस में इसे खोजा था, तो टोबैक मोसेक वायरस में खोजा था, TMB, ठीक है। टोबैको यानी जो तंबाकू के जो वायरस जो थे उसमें उन्होंने खोजा था। और एक चीज में ध्यान रखिए कि जो टोबैक मोसेक वायरस जो था ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, ठीक है। और इस चीज को किसने खोजा था, तो डेट वाज स्टैनले। स्टैनले को श्रेय जाता है कि उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस की खोज की, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस की खोज की। ये खोज उन्होंने 1935 में की थी और इसको लेकर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, कब, 1942 में, ठीक है। ये स्टैनले ने। अब जिस तरह से बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक इसी तरह वायरस के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। तो ये चीजें हमने कुछ देखी वायरस की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि आगे हमें समझने में आसानी हो। और एक चीज सवाल आता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हमने वायरसेस की बात कर ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, अब हम लोग मूव करते हैं एंटीबायोटिक क्यों नहीं वायरल डिजीज में काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा जानना आवश्यक है। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये बात भी जान लीजिए, जो एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल जो होता है ये जनरली बैक्टीरियल डिजीज के लिए होता है, ठीक है। यूज बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन इसका इस्तेमाल वायरल डिजीज पर इट इज नॉट इफेक्टिव। ऐसा क्यों? अब इसका कारण यह होता है कि बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के दोनों के जो कार्यशैली में अंतर पड़ जाती है, इनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है, जिस कारण एंटीबायोटिक्स यदि बैक्टीरिया पे प्रभावित है लेकिन वो वायरस पे प्रभावित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स, जो आपने सुना होगा कि जब भी आपको नॉर्मल फीवर आता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, तो आप मेडिसिन शॉप विजिट करते हो, तब आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है और साथ में आपको एक एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। उसको इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कम से कम वो, मतलब जब तक वो एंटीबायोटिक का असर रहेगा तब तक उस वायरस, मतलब उस बीमारी को आपकी बॉडी रजिस्ट कर लेगी, ठीक है। वो उसका कुछ समय रहता है, या तो 6 महीने या उस सीजन भर काम करेगा, या लगभग साल भर वो कार्य मतलब आपके बॉडी में एक्टिव रहेगा, ठीक है। मैंने आपने कफ के साथ वो लिया है एंटीबायोटिक, तो आपको जब तक वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी में है तब तक आपको कफ नहीं होगा। फीवर के लिया है, फीवर नहीं होगा। लेकिन ये वायरल डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो ऐसे मेडिसिन है जिनको बनाया जाता है, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, सेल वाल को। इनका काम रहता है कि सेल वाल को डिस्ट्रॉय करना। अब सेल वाल ये कौन बनाता है? सेल वाल तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल डिजीज में बनते हैं, ठीक है। वायरल डिजीज में तो उसका कुछ सेल वाल का उसका कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को जाके काफी सारी प्रतियां बनाता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाकर। तो इसी कारण से क्या होता है कि अब सेल वाल पर इसे काम करना है, लेकिन सेल वाल क्या होता है, इसमें अब्सेंट होते हैं वायरल डिजीज में, जिस कारण ये इसमें इफेक्टिव नहीं होता है। और यदि आपने जबरदस्ती उसका यूज कर भी रहा है तो ये फिर आपके ओरिजिनल सेल को, आपके होस्ट सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। यदि आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वायरल डिजीज में करना शुरू किया है तो समझ लीजिए कि ये आपके होस्ट सेल को डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, होस्ट सेल को डैमेज करेगा। और इसका एक प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि आपकी जो बॉडी होगी
बॉडी विल बी इनएफेक्टिव टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क ऑन योर बॉडी। या फिर उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है कि बीमारी से आपको रेजिस्ट करना है, लेकिन आप उसको उन डिजीज में इस्तेमाल करेंगे, वायरल डिजीज में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी उस पूरी एंटीबायोटिक को ही रेजिस्ट करेगी। यानी आपको भाई उसमें यदि बैक्टीरियल डिजीज होता भी है और उसमें आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल भी करिएगा तो दैट विल बी नॉट एज फ्रूटफुल एज यू यूज टू बी, ठीक है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमें ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। और इसमें भी स्पेसिफिकली आपको यदि पता है कि आपको वायरल डिजीज है, आपको विषाणु जनित रोग है, तो उसमें एंटीबायोटिक का पूर्ण रूप से मतलब प्रतिबंध करना चाहिए, ठीक है, प्रतिबंधित उसे करना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट्स वाई एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल इन द वायरल डिजीज। तो ये एक बेसिक सा मतलब एक हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ये फैक्ट है जो मैंने आपके सामने साझा करा। अब हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंट वायरल डिजीज में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता ही है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिम्टम्स। देखिए किसी भी चीज को हम शॉर्ट टर्म को जब तोड़ते हैं तो उसका खुद ब खुद बहुत हद तक उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, सॉरी इट इज सिंड्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड को आप कैच करिए। इम्यूनो यानी ये किससे संबंधित है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बता रहा है, यानी इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन को, ठीक है। और दूसरा डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, कमी, किसी चीज की कमी। हमारे बॉडी में जब इम्यूनिटी की कमी हो जाती है तब समझिए कि एड्स। बोले तो आप ऐसा, इससे बेटर ये कहना होगा कि जब भी हमें एड्स होता है तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज। अब ये डिजीज छोटे मोटे डिजीज भी होते हैं, बड़े डिजीज भी होते हैं, ठीक है। छोटे मोटे डिजीज आए दिन हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत होने का कारण हमें पता नहीं चल रहा हो, लेकिन जब यही इम्यूनिटी खराब हो जाता है तो हमारा बॉडी छोटे से छोटे बीमारी को लेकर मतलब प्रभावित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर मतलब हमारे जो शरीर के जो पूरा मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे शरीर के जो प्रोटेक्टिव लेयर को ही ये एड्स खराब कर देता है, जिसके कारण मतलब इट इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों कहा जाता है इसे डेडली डिजीज। अब हम देखते हैं एड्स होता है, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज अनदर नेम इज HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का जो पहला जो मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसे खोजा गया था, इसे मतलब ये मंकी में पाया गया था। मतलब शुरुआती दिनों में ये बंदर जनित रोग था, बंदर में पाया गया था। और इसे खोजने वाले कौन थे, इसका डिस्कवरी कौन किया था, डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो। दूसरा और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसकी जो शुरुआत जो मानी जाती है 1906 में इसका पहला जो केस उभर कर सामने आया था USA में, और फिर ये इंडिया में इसका पहला केस देखने को मिला था 1981 में चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। और मतलब ऐसे देखा जाए तो ये अफ्रीकन कंट्री में ये काफ़ी ज़्यादा, ये मतलब खासकर सेंट्रल अफ्रीका में ये काफ़ी मतलब एबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका में काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बीमारी से अफेक्टेड है।
कुछ दो टेस्ट होते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। एक तो आपका होता है इसमें एड्स जनित होने के बाद आपको एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, इसको डायग्नोज करने की कि आपको वाकई में मतलब यही वो टेस्ट है जिससे कि आपको डायग्नोज किया जा सकता है, एलिसा। इसे क्या होता है, डायग्नोज टेस्ट, डायग्नोज इसका नाम है। फुल फॉर्म जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। वहीं इस डिजीज को जो कंफर्म करता है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉट। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि एड्स को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, एलिसा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वहीं एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा ये होता है, तो दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, अनदर वन फैक्ट इज दैट जब आपको पता चल जाता है कि नहीं ये बीमारी हो चुकी है, तो उस दौरान इसमें एक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, दैट इज जेडीबी, जीडोबुडीन, इसको एजेटी भी कहते हैं, ठीक है, यानी एजिडो थाइमाइडिन। ये काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। जेडोबिडीन या एजिडोथाइमाइडिन ये वो एंटीबायोटिक है जो कि एड्स में दिए जाते हैं। और ये बेसिकली किस चीज़ को हमारे बॉडी में प्रभावित करता है, ये लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट्स क्या है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये निर्भर है, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहता है, इफेक्ट टी लिम्फोसाइट्स। और इफेक्ट याद रखिए कि हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं हम लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड्स को लेकर काफ़ी जागरूक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों को मतलब इलाज में भी कार्यरत हैं। वन इज नैको, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल organization, and another one is Red Ribbon Express. ये तो हमारा हो गया एड्स के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे डिजीज के बारे में, दैट इज हेपेटाइटिस। अब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो क्लास में, कि आइटिस का मतलब होता है, आइटिस जो सफिक्स है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन। इन्फ्लेमेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है सूजन, ठीक है। और हैपेट का मतलब होता है दैट इज स्टैंड्स फॉर लीवर, यकृत, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा लीवर है, ठीक है, यकृत। यानी जब हमारे लीवर में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है तो ये किस बीमारी में होता है, हेपेटाइटिस में होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो होते हैं ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो इसी तरह ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी और ई।
जिसमें जो प्रथम जो 3 जो है ए, बी एंड सी, ये जो होते हैं काफ़ी मतलब कॉमनली पाए जाते हैं, मतलब कॉमनली मीन्स अमंग द हेपेटाइटिस पेशेंट। डी और ई उतने ज़्यादा मतलब देखने को नहीं मिलते हैं। और इन तीनों का जो मोड ऑफ ऑकरेंस है, यानी तीनों का जो होने के जो तरीका है किसी भी इंसान के अंदर, वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर हेपेटाइटिस ए की हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस ए जो हमें होता है दैट इज ऑकर ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड और वाटर जब मतलब दूषित आप जल और भोजन ग्रहण करते हैं तब आपको इस मतलब हेपेटाइटिस बी ए होता है। बी जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। एंड सी जो बेसिकली होता है, ये बेसिकली होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अपना ब्लड लिया है, सिरिंज यूज करा है, तब उस सेंस में आपको हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे बनते हैं कि हेपेटाइटिस ए इनमें किस तरीके से होता है, बी कैसे, सी कैसे। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए मतलब इसके डायग्नोस्टिक के लिए इसमें जो टेस्ट जो इस्तेमाल होता है दैट इज HBS AG टेस्ट। और इसमें भी एंटीबायोटिक्स मतलब इसमें भी वैक्सीनेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि भारत ने अपना पहला पूर्ण देसी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम है हैबिस्योर। उसका नाम है हैबिस्योर। हैबिस्योर क्या है? भारत का इंडियाज फर्स्ट देसी यानी इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ये तो हमारा हो गया हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, और एक चीज से संबंधित याद आता है कि हेपेटाइटिस डे हम लोग हर वर्ष कब मनाते हैं, तो दैट इज ऑन द 28 जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, जिस तरह 1 दिसंबर को मनाते हैं उसी तरह हेपेटाइटिस डे जो हम लोग मनाते हैं 28 जुलाई। एवरी ईयर। अब हम लोग मूव करते हैं अगली बीमारी दैट इज कॉल्ड डेंगू फीवर। डेंगू डेंगू भी वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टेड डिजीज है, मतलब मोस्ट ऑकर्ड डिजीज है। स्पेशली ये आपको देखने को मिलेगा रेनी सीजन में। आप देखिएगा कि आपके आसपास में आप सुनेंगे कि बरसात के मौसम के आसपास, ठीक है, डेंगू, टाइफाइड और डायरिया, ये तीनों डिजीज आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। इवन आप यदि आप किसी तरह कारणवश लैब विजिट करिएगा तो आपको इन्हीं तीनों बीमारियों के अधिकतर आपको टेस्ट मतलब डायरिया तो खैर चलिए वो पता चल जाता है, लेकिन टाइफाइड और डेंगू के आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और डेंगू क्या है? डेंगू भी बेसिकली एक इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो पैथोजन होता है फ्लेवी वायरस, और ये बेसिकली बिलोंग करता है आर्बोरियल वायरस के फैमिली को। ये तो हमारा पैथोजन, और इसका जो वाहक होता है, ठीक है, यानी वेक्टर जो होता है, ये फीमेल इसमें भी फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपको बरसात के दिनों में देखने को मिलेगा। इसमें हमारा कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? बी स्टैंड फॉर, जब भी मैं बी को यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट। ठीक है, वो हमारा शरीर का अंग जो उस पार्टिकुलर बीमारी में प्रभावित हो रहा है, तो दैट इज आवर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या हमारे बॉडी में गिरना शुरू हो जाती है और जिस कारण समझिए कि हमें डेंगू फीवर से हम ग्रसित हैं। अब डेंगू भी आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं।
डेंगू भी आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ मतलब बुखार, इसको हम लोग हिंदी में करते हैं। बोन ब्रेक फीवर, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब समझे कि आपको इस तरह का दर्द होगा कि समझे कि आपकी हड्डियां टूट रही हैं, मतलब इतना आपको फीवर होगा। दूसरा है डेंगू हेमोग्रेज फीवर, डेंगू हेमोरेगिक फीवर। और ये जो बोन ब्रेक फीवर जो होता है ये बेसिकली एडल्ट्स में होता है। और वहीं ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है ये बेसिकली चाइल्ड में होता है। और हम लोग हर सो दैट इज चिल्ड्रन, ठीक है। तो दो तरह की हो गए, एक इसका बोन ब्रेक फीवर, जो कि ये भी आपसे सवाल पूछता है कि बोन ब्रेक फीवर जो होता है एडल्ट में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ओल्ड एज में होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया डेंगू फीवर। अगला है हमारा दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसे कि हम लोग हिंदी में पीलिया रोग भी बोलते हैं। जस्ट ए सेकेंड। जॉन्डिस जिसे कि हम लोग पीलिया रोग भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारा जो स्प्लीन है, ठीक है, वो स्प्लीन बोलिए या लीवर बोलिए, ये पार्ट हमारा इसमें इफेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर लीवर जो है ये पार्ट हमारा इफेक्टेड होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो लीवर में क्या होता है कि बिलरुबिन नामक एक पिगमेंटेशन होता है, बिलुरिबिन, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं बिलीरुबिन। ये नामक जो पिगमेंट होता है ये हमारे लिवर में काफ़ी ज़्यादा ये जमाव में होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी का अंग है वो पीला येलोइश होने लगता है। येलोइश, इसीलिए हम लोग इसे पीलिया रोग भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा ये नॉर्मल बॉडी है, और ये जब जॉन्डिस होने के बाद देखिए इस तरह का बॉडी का कलर, आपके आँख में जो सफ़ेद वाला पार्ट है, ठीक है, इवन आँख में जो हमारा जो ये सफ़ेद वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये भी हमारा येलोइश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जॉन्डिस में, और इसमें हमारा कौन सा पार्ट, ये लीवर हमारा प्रभावित होता है, या फिर कहीं कहीं आपको ये स्प्लीन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा डिजीज है दैट इज चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स नामक जो डिजीज है, ये जो इसका जो पैथोजन जो होता है, वायरस जो होता है दैट इज वेरिसेला। वेरिसेला नामक ये से होता है चिकन पॉक्स। और ये देखिए यहाँ पर चिकन पॉक्स ये है, और इसमें जो आपके जो भी जो दाने दाने उठते हैं ये मतलब एक बार हुआ ठीक है, ठीक होने के बाद ये खत्म भी हो जाते हैं, यानी ये आपके बॉडी में ये स्टे नहीं करते हैं, ठीक है। नो परमानेंट सीयर फॉर्मेशन, नॉट परमानेंट। लेकिन वहीं यदि स्मॉल पॉक्स की बात करें, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये जीवन में आपको एक ही बार एक ही दफ़ा होगा, वन टाइम होता है, वन टाइम होगा। और ये जो आपका जो चिकन पॉक्स है ये आपको दोबारा भी हो सकता है, ये आज हुआ है, हो सकता है 10 साल बाद आपको फिर हो। लेकिन स्मॉल पॉक्स यदि आपको एक बार हो चुका है तो ये आपको ये दोबारा नहीं होता है,
और इसकी जो वैक्सीनेशन की, और ये जो वायरस जो होता है, इसका जो हमारा जो छठा जो है, डेट इज स्मॉल पॉक्स। इसका जो पैथोजन जो है डेट इज वेरियोला। वेरियोला नामक ये पैथोजन से होता है, और ये एक ही दफ़ा आपको होता है, ठीक है। और इसका जो वैक्सीनेशन की जो खोज जो की थी, वैक्सीनेशन के इसको खोजने वाले थे, डेट वाज एडवर्ड जेनर। और उन्हें ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये भी सवाल आपसे पूछता है कि स्मॉल पॉक्स के टीका का खोज किसने करा था, तो डेट वाज एडवर्ड जेनर। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं, तो ये भी आपको सामने आपको देखने को मिला। दूसरा बात कि इन्होंने फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी इन्हें ही कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलिए या फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलिए। और ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये भी काफ़ी पहले जानलेवा बीमारी थी। ये मतलब इससे भी काफ़ी लोगों की मृत्यु होती थी जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई थी। लेकिन फ्रॉम 1997 1977 ये भारत से ये खत्म हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया, समाप्त। ये तो हमारा हो गया चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। अगला जो हमारा डिजीज है दैट इज कॉमन कोल्ड। ये काफ़ी मतलब इन्फेक्टियस डिजीज है, क्योंकि हर इंसान को मतलब सीजनली देखा जाए, यानी कभी ना कभी तो कॉमन कोल्ड उसे होता ही होता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो वायरस होता है, जिस पैथोजन से होता है, उसका नाम है राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस। और ये काफ़ी मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है, काफ़ी संक्रामक बीमारी है, ठीक है, वेरी कम्युनिकेबल। जो कि आमतौर पर कांटेक्ट से भी फैलती है, ठीक है, आपके स्नीजिंग से भी फैलती है, आपके छींक से भी फैलती है, आपके कफ से भी फैलती है, कफ, स्नीज, डायरेक्ट कांटेक्ट। और इसका एक दूसरा नाम है डेट इज बुलेट डिजीज। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि इसमें से किस बीमारी को बुलेट डिजीज के नाम से जानते हैं, तो डेट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड, ठीक है, बुलेट डिजीज। अगली जो बीमारी है डेट इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया, डायरिया का जो पैथोजन जो होता है, ये होता है आपको रोटा वायरस। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारा कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, दैट इज हमारा इंटेस्टाइन पार्ट, आंत, इंटेस्टाइन। इसमें देखिए क्या होता है कि जनरली इंटेस्टाइन का काम रहता है कि हमारे जो फूड को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और वाटर को वो एक्सक्रेट करता है, ठीक है, यूरेनस के द्वारा, रेक्टियम के द्वारा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो गया, ठीक है, मतलब दोनों का अलग अलग करता है। यूरिन हमारा अलग आ रहा है, हमारा जो
वेस्ट मटेरियल है वो लगा रहा है, लेकिन जब हमें डायरिया होता है तो ये हमारा इंटेस्टाइन जो होता है फूड और वाटर को सेक्रेट नहीं कर पाने के कारण दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमें लूज मोशन टाइप होता है। लूज मोशन, लूज मोशन बोलिए या वाटरी स्टूल, जो कि इसका एक तरह का सिम्टम भी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वॉमिटिंग भी होती है। और जाहिर सी बात है, यदि आपके बॉडी से वाटर निकल रहा है, क्योंकि वाटर को निकलना था सिर्फ यूरिन से, लेकिन अब वो स्टूल के जरिए आ रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन भी होगा। ये हो गया हमारा डायरिया। अगला जो डिजीज है दैट इज मीजल्स, जिसे हम लोग खसरा भी बोलते हैं। मीजल्स, इसका जो हिंदी नाम है दैट इज कॉल्ड खसरा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में रैसेस आ जाते हैं। ठीक है, और इसको इस रैसेस आ जाते हैं, और जिसके कारण ये मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन से भी हमें फैलता है। ये भी वन ऑफ द मतलब वेरी कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसका जो पैथोजन जो होता है, पैथोजन जो होता है दैट इज कॉल्ड रूबेला वायरस। वहीं मम्स, जिसे कि हम लोग गलसुआ बोलते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है गलसुआ। गलसुआ, गलसुआ में क्या होता है कि ये देखिए, हमारा ये नॉर्मल गाल है, लेकिन जब हमें गलसुआ होगा तो हमारा ये सैलिवरी ग्लैंड इससे प्रभावित होता है। ठीक है, पाराटोइड सैलिवरी ग्लैंड इससे प्रभावित होता है, वहां पे सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारा पूरा गाल जो है वो फूला हुआ प्रतीत होता है, फूला हुआ दिखता है। और ये जो वायरस, इसमें जो पैथोजन जो हमें इन्फेक्ट करता है दैट इज पाराक्सीमो वायरस। और ये दोनों ही डिजीज जो है, चाहे वो मीजल्स हो या फिर ये हमारा मम्स हो, ये दोनों ही डायरेक्ट कांटेक्ट जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे होने से भी ये फैलता है। और दूसरा, इन दोनों ही डिजीज को हम लोग चाइल्डहुड डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है अमूमन ये बचपन में होती है। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तभी ये बीमारियां हमें होती है। ये तो हमारा हो गया मम्स। अगला जो डिजीज है दैट इज इंसेफेलाइटिस। देखिए, हमने आपको बताया था आइटिस, आइटिस फिर से आ गया ये आइटिस। आइटिस इतना अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आइटिस का मतलब है कि हम किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार की सूजन की बात कर रहे हैं। जैसे हेपेटाइटिस था दैट वाज हेपेट फॉर लीवर, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इनसेफेल का मतलब होता है, इनसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन। ये इनसेफेलो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रेन। यानी जाहिर सी बात है, हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का जब सूजन होता है तो डेट इज कॉल्ड इंसेफेलाइटिस। और इसको फैलाने वाला जो पैथोजन जो होता है डेट इज फ्लेवी वायरस। और इसका जो वाहक का काम होता है, वेक्टर का काम करता है, डेट इज क्यूलेक्स मॉस्क्विटो।
और इसका कुछ सिम्टम होता है, जैसे जाहिर सी बात है ये हमारे ब्रेन में हो रहा है तो ये हमारे हेडेक देगा, ठीक है, सिर दर्द देता है। और इससे हाई फीवर भी हमें देखना, तेज बुखार, लाइक दैट, इसमें इंसेफेलाइटिस में होता है। अगला जो डिजीज है दैट इज पोलियो। अगला जो डिजीज है दैट इज पोलियो। पोलियो का दूसरा नाम पोलियोमेलाइटिस भी है, पोलियो माइएलाइटिस। ये बेसिकली पोलियो वायरस के द्वारा हमें होता है। इसमें जो पैथोजन जो हमें इन्फेक्ट करता है दैट इज पोलियो वायरस। और इसमें हमारा क्या होता है, इससे हमारा जो ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम, जिसके कारण हमें पैरालिसिस हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस तरह का बॉडी डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इंसान को चलने फिरने में मतलब वो उतना सक्षम नहीं होता है, जिस कारण उसे दूसरे पर निर्भर होना होता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत से अब पोलियो ये 2014 में मुक्त हो चुका है। 2014 में इंडिया फ्री हो चुका है, इंडिया फ्री फ्रॉम पोलियो, ठीक है। और ये किस प्रोग्राम के तहत हुआ, तो 1995 से भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था। पल्स पोलियो तो उसके 20 साल के बाद लगभग हमें एक कामयाबी मिली कि हमने अपने पूरे देश को इस बीमारी से मुक्त करा है, ठीक है। और इसकी जो वैक्सीनेशन की बात करें तो इसका जो सर्वप्रथम जो वैक्सीन जो आया था, इसका जो फर्स्ट वैक्सीन जो आया था, फर्स्ट वैक्सीन जो था इसका जो डेवलप किया गया था जॉन ई सॉल्क के द्वारा, जॉन ई सॉल्क 1956 में। और जो सेकेंड वैक्सीन जो आया, जो अंतिम तक कंटिन्यू रहा, मतलब अब यदि किसी देश में ये बीमारी है भी तो इसी सेकेंड वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इसका जो बनाने वाले थे दैट इज अल्बर्ट सेविन। ये 1961 से ये प्रभावी है, यानी 1956 से 61 तक जॉन ई सॉल्क द्वारा निर्मित वैक्सीन यूज हो रहा था। उसके बाद से अल्बर्ट सेविन, और इन दोनों के में अंतर था कि ये जो वैक्सीन जो थी ये हमें इंजेक्ट किया जाता था, ठीक है, और ये जो है ये ड्रॉप के द्वारा हमें दिया जाता था, ठीक है। इसीलिए कहा जाता था दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। ये काफ़ी मतलब ये टैगलाइन हमने बचपन में भी सुना है और काफ़ी लंबे समय तक पीढ़ियां इस मतलब लाइन को सुन सुनकर बड़ी हुई है। अगली जो बीमारी है डेट इज वाट्स। वाट्स नामक जो बीमारी है इसका मतलब होता है मस्से। ये जो बीमारी होती है जिस इसमें जो पैथोजन जो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है डेट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस, ठीक है। हमारे जो गांठ टाइप के हमारे बॉडीज में बनना शुरू हो जाती हैं इस दौरान वार्ड्स में। अगली जो बीमारी है डेट इज ट्रैकोमा।
ट्रैकोमा। और इसको जिस पैथोजन के द्वारा ये होता है, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है जो आपको याद रखने के लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत है, दैट इज बैक्टीरियम क्लैमीडिया क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आईलिड है, ये वाला अच्छा आईलिड, जो हमारी जो पलकें होती हैं, ये प्रभावित इसमें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉफ्टनेस होता है वो खत्म हो जाता है, और रफनेस, रूखापन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ट्रैकोमा के बारे में। इसके अलावा और भी एक डिजीज है, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हेमोफिलस नामक पैथोजन से, हेमोफिलस नामक वायरस से हमें होता है, हेमोफिलस। और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी इलनेस। रेस्पिरेटरी इलनेस। यानी ये हमारे श्वसन प्रणाली को ये प्रभावित करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरल डिजीज, हमने आपके सामने रखा आज। लगभग इसमें 15 लगभग इसमें डिजीज हैं। ठीक है, अब इसको एक कुछ ट्रिक से, हालांकि सारे डिजीज को हम तो ट्रिक से नहीं याद रख सकते हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था पंडित जी का टीका न्यू है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, डैट इज डॉक्टर मिश्रा इज द बेस्ट एमपी। एक चीज मैंने आपको थोड़ा सा स्किप करा है, डेट इज भूल हो गई, चूक हो गई, डेट इज मीजल्स और मम्स में जो वैक्सीनेशन यूज होता है, डेट इज एमएमआर। एमएमआर, जिसमें एक एम है आपका मीजल्स के लिए, एक एम है आपका मम्स के लिए, दूसरा है रेबीज के लिए। इसमें टोटल आपको 5 वैक्सीन पड़ते हैं, टोटल 5 टीके लगते हैं आपको। प्रथम जो 4 होते हैं, फर्स्ट 4 वैक्सीन जो लगते हैं आपको, पहले 6 महीने के अंदर लगते हैं। और अंतिम वैक्सीन जो इसमें लगता है, वो आपका लगता है 6 से 7वें साल के दौरान लगता है। ठीक है, सो ये हमारा आज का क्लास रहा। अगले क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे डिजीज को समाप्त कर दिया जाए, इंक्लूडिंग द फंगल डिजीज, वर्म डिजीज एंड प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।